प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता और लेखाक्रम। ये एक बड़ा बुक का नाम है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें हम कुछ विभिन्न टॉपिक्स आज स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको जितने भी टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उनकी पूरी सूची दिखाता हूं कि हमारे आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं नंबर 1 पे लेखांकन की आवश्यकताएं, नीड फॉर अकाउंटिंग। लेखांकन की आवश्यकता क्या है। उसके बाद में हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 3 हम लेंगे लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट हम लेंगे लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उद्देश्यों को देखेंगे। उसके बाद में 5th पॉइंट हमारा होगा लेखांकन के कार्य, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में 6ठा पॉइंट जो आज हम देखने वाले हैं वो होगा टाइप एंड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कितनी तरह की होती हैं वो हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद में हमारे पास 7th पॉइंट है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन इन इंफॉर्मेशन को यूज करता है, या हम इसे कह सकते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद में 8th पॉइंट हम लेंगे लेखांकन के लाभ, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में हम नेक्स्ट ले रहे हैं, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, वो होगा लेखांकन की कमियां या सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या कमियां हैं। आप देखो, ये जितने भी टॉपिक हैं ये हर प्रथम बार जो अकाउंटिंग पढ़ रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अकाउंटिंग को जानना, लेखांकन को जानना। तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम सारे टॉपिक लेंगे। चले स्टार्ट करते हैं प्रथम टॉपिक से। प्रथम टॉपिक जो आज हम देख रहे हैं वो है आपका लेखांकन की आवश्यकताएं, नीड फॉर अकाउंटिंग। अब आप देखें, ये टॉपिक अपने आप में हमें ये बता रहा है कि हम अकाउंट को क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं, क्यों हमारे लिए उपयोगी होता है। तो नीड फॉर अकाउंटिंग हम देखेंगे। इसको हम समझने के लिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि बिजनेस, जैसा कि हर व्यक्ति जानता है, ऑब्वियस है, हर व्यक्ति जो आज इस स्तर पर है, जो अकाउंटिंग को पढ़ रहा है, उसको ये बात पता है कि बिजनेस क्या होता है। तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम ये देखते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है, जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है। क्या इन्वेस्ट करता है? अपनी मनी और वेल्थ को, अपने पैसे को जो उसके पास कैश या नकद के रूप में होता है, और वेल्थ यानी उसके पास जो एसेट्स अवेलेबल है, जैसे मान लो उसके पास कोई बिल्डिंग है या जैसे उसके पास कोई दुकान है, तो उसको वो यूज करता है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है किसे? अपनी मनी और वेल्थ को, और इन्वेस्ट करके वो स्टार्ट करता है बिजनेस को। ये बात आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दो अलग अलग राय भी नहीं होंगी, आसान है। लेकिन इस व्यवसाय को जब वो स्टार्ट करता है तो उसके ऑब्जेक्टिव भी तो होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, देखिए एक ही करके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एक व्यवसायी का होता है लाभ या हानि ज्ञात करना, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करना। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये जानना चाहता है उसके पास कैपिटल कितनी है, उसके पास लाइबिलिटीज कितनी है। कैपिटल यानी जिसको हम पूंजी कहते हैं, और लाइबिलिटी यानी जिसे हम दायित्व कहते हैं। हमारी लाइबिलिटीज कितनी है जो हमें पे करनी है, और मेरी खुद की कैपिटल यानी मैंने जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया वो कितना है, ये भी जानना चाहता है। और एक पार्ट वो और जानना चाहता है, वो है आपका एसेट्स, उसके पास कितनी एसेट्स है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, लाभ हानि जानना, कैपिटल और लाइबिलिटी जानना, और एसेट्स जानना। तो ये सारी जानकारी उसको कौन देगा? प्रश्न यही है और यही हल है। नीड फॉर अकाउंटिंग। नीड फॉर अकाउंटिंग का मतलब है कि एक व्यवसायी अपने लाभ हानि की जानकारी यदि चाहता है तो उसे अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम ये बात जानते हैं कि एक व्यक्ति की जो मेमोरी होती है
वो इतनी बड़ी नहीं होती है कि एक साल का पूरा डिटेल वो निकाल के जानकारी कर ले और उसका लाभ हानि ज्ञात कर ले। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है तो अकाउंटिंग की नीड स्वतः ही उत्पन्न होती जाती है। तो हमारा, अगर आपसे कोई पूछे कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बिजनेसमैन अपना जो पैसा लगाता है उसका रिजल्ट जानना चाहता है प्रॉफिट और लॉस के रूप में, कि उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी चाहता है और इसके लिए वो अकाउंट बनाता है। ये इसकी बेसिक नीड है। उसके अलावा बहुत सारी नीड्स उसके पार्ट हैं कि नीड में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। नीड में निश्चित रूप से उसके जैसे एक बड़ा बिजनेस होता है, बिजनेस आप लोग जानते हैं 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एकल व्यवसाय होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है और कंपनी। तो 3 तरीके से बिजनेस होता है। तो हर एक के अपने लीगल बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सबको पूरा करना होता है, टैक्स लायबिलिटीज़ को पूरा करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को जानना होता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है उनको भी बताना होता है कि हमारा कितना है। और इवन आप बैंक से लोन लेने के लिए भी जाओगे तो वो कहेंगे आप अपने अकाउंट्स लेके आओ। आप देखेंगे सारी बातें हमें कौन देगा, अगर हम अकाउंट में कुछ लिखेंगे ही नहीं तो ऑब्वियस है हमें कोई भी लोन नहीं देने वाला है। और यही चीज़ हमें बताती है कि नीड फॉर अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि एक व्यवसायी के लिए अपने बिजनेस का लेखा जोखा रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। ये पार्ट है नीड फॉर अकाउंटिंग। देखिए, अब हमें ये पता चल गया कि ये सारी सूचनाएं जानकारी करनी है, तो उसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है, वो क्या करता है। देखिए, मैं आपको आगे स्क्रीन को लेता हूं। इन सभी जानकारियों के लिए, सूचनाओं को जानने के लिए वह क्या रखता है, रिकॉर्ड्स। वह अपने बिजनेस में रिकॉर्ड रखता है, अभिलेखन करता है, अलग अलग छोटी से छोटी बात को वो लिखता है। और वो क्या लिखता है, उसके रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ये क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगाया। क्या रिकॉर्ड करता है, तो वो भी देखिए रिकॉर्ड में क्या क्या रिकॉर्ड्स करता है। एक एक करके सारी बातें हमारे सामने आ जाएंगी। रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन है, व्यवहार बोलते हैं। व्यवहार का मतलब होता है लेना देना, आना जाना, पैसा खर्च करना, पैसा प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको वो लिखता है ना। और वो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको ये लिखता है। तो अब आप देखिए वो क्या क्या लिखता है, क्योंकि हमने कहा कि अगर वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो उसे रिकॉर्ड्स बनाने होंगे, और रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो उन रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे लिखने से है। किसी चीज़ को हम नोट करके रख लेते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कीप इन रिकॉर्ड्स, यानी लिख के रख लो। तो ये अपने रिकॉर्ड्स में हम क्या क्या रखेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो जितने भी खर्चे उसने किए, जो भी उसे खर्चा हुआ, हानियां हुई, उन सब को लिखता है। नंबर 2, इनकम एंड गेन्स, उसको जो भी इनकम हुई, आय प्राप्त हुई, और वैसे जब खर्चे हैं तो इनकम भी है तो उनको लिखता है। और गेन्स, अगर उसको कोई लाभ हुआ है तो वो उसको लिखता है। थर्ड पॉइंट हमने कहा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स को भी लिखता है, जितनी भी उसके पास एसेट्स हैं। एसेट्स में आप देखें, हमारे पास एसेट्स में बिजनेस में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी होता है, कार होती है, फर्नीचर्स होते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स होता है, स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, ये सारे एसेट्स हैं। हम इन सब शब्दों पे भी बात करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये शब्द न समझ में आए, लेकिन चिंता नहीं करना, ये हम टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटिंग की है उस पर भी आएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि इस पार्ट में हम अभी अकाउंटिंग को समझ रहे हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी को इसके बाद में हम जानेंगे। तो ये अपना नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम देखेंगे। उसके बाद में हमारे सामने आता है टैक्स इन्फॉर्मेशन। हमारे एक बिजनेस में टैक्स की इंफॉर्मेशन, अब टैक्स में जनरली जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, इनकी जानकारी भी रखनी होती है, लिखना होता है। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसकी लागत कितनी आई, वो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन उसको रखनी होती है। 6th पॉइंट लिया हमने परचेज एंड सेल्स, उसका टोटल कितना परचेज है, उसका कितना सेल्स है, उसको भी लिखना होता है। और स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, उसको भी लिखना होता है कि उसके पास आज की डेट में कितना स्टॉक है, एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत मेन बातें सिर्फ इसके अंतर्गत लिया है ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचा दूं कि देखो रिकॉर्ड्स में वो सब कुछ लिखता है, जितने भी उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कुछ भी पैसे का लेन देन होता है, उन सब को वो लिखता है। और ये सब लिखने से
वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने से वो क्या कर पाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में जान पाता है। और यही अकाउंटिंग की नीड है, नीड फॉर अकाउंटिंग, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे यदि कोई पूछेगा कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है, तो निश्चित रूप से आप मेरी सुनी हुई बातों को अच्छे से याद रख के निश्चित रूप से बता पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पर। सेकंड टॉपिक जो हम आज देख रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अर्थ क्या है, इसको हम एक डेफिनेशन के बेस पे लेते हैं। तो उस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, उसमें सारी बातें आ जाएंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो हमने जो डेफिनेशन ली है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इनकी एक डेफिनेशन दी है इसके बारे में। वो क्या लिखते हैं अकाउंटिंग के बारे में, वो लिखते हैं लेखांकन व्यवसाय के, बिजनेस के लेखे यानी रिकॉर्ड्स एवं घटनाओं को जो पूर्णतः, होली, आंशिक यानी पार्शियली रूप से वित्तीय प्रकृति की हों, जिसका फाइनेंशियल नेचर होते हैं, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखना, वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन करना, और उसके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करना है। तो आप देखें इसमें कुछ जो सिस्टम थे, बातें थी, उन पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। लेखांकन में किया क्या जाता है, घटनाओं को लिखा जाता है, पूर्णतः और आंशिक हो सकती है, वित्तीय प्रकृति की होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती है। फाइनेंशियल नेचर का बहुत सीधा सीधा मतलब प्यारे बच्चों होता है कि जिसमें पैसे से रिलेटेड कोई बात हो वो लिखी जाती है केवल। उसके बाद में क्या करते हैं, लिखना, ठीक है, यानी रिकॉर्ड रखना, क्लासिफिकेशन, अलग अलग लिखने के बाद में अलग अलग सेगमेंट बताना। देखो अलग अलग सेगमेंटेशन क्या होता है, वर्गीकृत करने का मतलब होता है जैसे खर्चों की सारी हेड्स अलग लिखो, इनकम को अलग लिखो, एसेट्स को अलग लिखो, लायबिलिटीज को अलग लिखो, तो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं ना, वो वर्गीकृत करना कहलाता है। और उसके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करना, उसके रिजल्ट ज्ञात करना कि जो हमने लिखा उसके रिजल्ट्स क्या आए, वहाँ तक पहुँचना, ये सारी जो मेथड है, विधि है, वो आपके अकाउंटिंग कहलाती है। अब इसी जो डेफिनेशन है उसको इंग्लिश में भी देखते हैं, क्योंकि देखो अकाउंट में दोनों लैंग्वेज पे आपको अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि उसके बहुत कॉमन वर्ड है। देखें, स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट, सबसे पहले वैसे अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आर्ट एंड साइंस दोनों ही होते हैं, लेकिन फिलहाल इस डेफिनेशन में जो लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहला काम उसका है रिकॉर्डिंग, लिखना, क्लासीफाइंग, पहले लिखोगे फिर उसको अलग अलग भागों में बांटोगे, क्लासीफाइंग, वर्गीकृत करना, एंड समराइजिंग मैनर, और समराइजिंग मतलब उसको सार गर्भित रूप से लिखना, समराइजिंग का मतलब ये है, एंड इन टर्म ऑफ मनी, पैसे के रूप में लिखना, है ना। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो होते हैं, ट्रांजैक्शन लेन देन, और इवेंट्स मतलब जो घटनाएं घटित होती हैं फाइनेंशियल नेचर की, उनको लिखा जाता है। इन पार्ट और लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, जिसके वित्तीय प्रभाव या आवश्यकताएं होती हैं, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, और उसका रिजल्ट निकालना। तो ये जो डेफिनेशन है वो AICPA ने दी, इसकी फुल फॉर्म वही है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। वही बात है, आप इस डेफिनेशन को कैसे देखते हैं, मैं तो बहुत सिंपल इस डेफिनेशन को अगर याद करना हो तो मुझे शब्द जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देखें, आर्ट है किसकी, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफिकेशन की और समराइजिंग की। पहले आप रिकॉर्ड मेंटेन करो, फिर इसको अलग अलग हिस्सों में बांटो, और जितने भी आए उसको समराइज करो, क्योंकि देखो अकाउंट समराइज नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा। एक साल की सारी इंफॉर्मेशन यदि आप लिखते हो तो उसकी समरी तो बनानी पड़ेगी ना, वरना पूरी बुक्स होती है उसको कौन पढ़ेगा, अकाउंट्स की जितनी भी डिटेल्स होती है उसको नहीं पढ़ता, इसलिए समराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें लिखा क्या जाता है, मनी मैटर्स लिखे जाते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं जो मनी बेस्ड होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। फाइनेंशियल जो कैरेक्टर्स हैं, आप देखें इसमें लिखा है हमने फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो वित्तीय तरीके के। अब प्रश्न आता है सर फाइनेंशियल के अलावा, जैसे स्ट्राइक हो गई तो स्ट्राइक को अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अकाउंट सिर्फ फाइनेंशियल पार्ट को लिखता है। हाँ, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, इसको तो जरूर लिखा जा सकता है,
लेकिन स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक में कितने लोग थे, क्या थी, ये चीज़ें वो इसमें नहीं लिखता है। तो वो कहते हैं फाइनेंशियल नेचर की बातें उसमें लिखी जाती हैं एंड उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, इंटरप्रेट कर देता है किसके, रिजल्ट को। तो ये डेफिनेशन दी। तो आप लोग भी यदि आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो आप इन सारी बातों को जोड़कर जो बोलेंगे वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो जाएगी, जिसमें आपको मुख्य शब्द क्या याद रखना है, आर्ट है, दूसरा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, 3 शब्द हुए, और इंटरप्रिटेशन करना और उसकी इंटरप्रेट करके प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना, रिजल्ट्स जिसको हम बोलते हैं, और ये फाइनेंशियल नेचर को लिखता है। ये 5 बातें आप आगे पीछे इधर उधर कैसे भी जोड़ के लिखेंगे तो वो उसकी पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये आपके अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। अब आप देखें, मैं आपको एक बार इसके जितने भी जो इसमें मेन पार्ट्स है डेफिनेशन पे, उन पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन, इस ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखी उसमें क्या क्या बातें आई, देखो वही चीज़ मैं वापस बताऊंगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगी कि इसको कैसे हम करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमने लिया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, व्यवहार और घटनाएं फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। तो जो कुछ भी हम इवेंट, मतलब यहाँ पे इवेंट्स, घटनाएं की बहुत सारी घटनाएं होती है ना, मैंने अभी बात की थी, फाइनेंशियल के अलावा भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कोई दुर्घटना का घटित हो जाना, स्ट्राइक हो जाना, मशीन का खराब हो जाना, ये सारी बातें हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट होता है फाइनेंशियल नेचर की जो बातें होती हैं उनको लिखा जाए, मनी मैटर्स को लिखा जाए, या जो भी उस हमारे सामने हुआ उसका फाइनेंशियल पार्ट क्या है, केवल वो ही ये लिखता है। तो कई बार हम विद्यार्थियों को ये कहते हैं कि देखो अकाउंट एक हिस्ट्री है। कौन सी हिस्ट्री है, पैसे से संबंधित सारी हिस्ट्री। आज मान लो आपको 50 साल पहले के कोई कॉपी मिले जिसमें अपने दादाजी ने, परदादाजी ने अपने सारे खर्चे और एक्सपेंडिचर लिखे हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको स्टडी करके उस समय आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। अगर उसका आंसर हाँ है तो देखो ये आपने क्या पढ़ा, आपने फाइनेंशियल हिस्ट्री पढ़ी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सबसे पहला पार्ट हुआ फाइनेंशियल नेचर, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को लिखा जाता है किसके, फाइनेंशियल नेचर के। उसके बाद में आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हम उसका लेखा रखें, अभिलेखन करें, लिखा जाना। सबसे पहला काम ये, जो भी घटना हुआ उसका फाइनेंशियल नेचर सेलेक्ट कर लो, फाइनेंशियल नेचर होने के बाद में उसको रिकॉर्ड करो, यानी उसे लिखें। तो लिखते समय जो जर्नल हम बनाते हैं, है ना, तो जर्नल जो होती है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं, ये क्या है, उस पर हम और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पर ये हमें लिखते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, रिकॉर्डिंग। जिसको हम आपसे कोई पूछे रिकॉर्डिंग में क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग में जर्नल बनाई जाती है, सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम लेजर बनाते हैं, लेजर मतलब बहुत सारे अकाउंट्स बनाना, तो ये भी एक पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन, जितनी भी चीज़ें हमने लिखी उसको अलग अलग अकाउंट्स में हम उसको बांट देंगे, ये क्लासिफिकेशन होता है। समराइजिंग में हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें हम बनाते हैं, है ना। कौन कौन सी, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें हम इसमें आपके बनाते हैं। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरप्रिटेशन। फाइनली आप रिजल्ट निकालते हो, आप अपने बिजनेस के बारे में पूरे साल में आपने क्या किया उसको निकाल लेते हो। तो ये आप देखें, मैंने आपके सामने उन्हीं 5 बातों को, जो मैंने कहा, अगर आप इन 5 बातों को मिला देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी क्या होगा, उसकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। देखें आगे मेरे बच्चों, अब हम थर्ड टॉपिक देख रहे हैं। थर्ड टॉपिक है, देखें, लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, तो जो चीज़ हमने अब तक पढ़ी है, समझी है, इससे पहले जो हमने देखी थी, उन्हीं से ये रिलेट करेगा। क्या क्या चीज़ें हैं एक एक करके हम देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें हमने लिया कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली विशेषता अकाउंटिंग की क्या है। देखें, लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस बोथ। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, तो दोनों है। अब आप देखें,
ये बात बहुत सारी चीज़ों पे लागू होती है कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है। कुकिंग के बारे में भी आता है, आर्ट भी है, साइंस भी है, हर चीज़ के बारे में। तो मैं इसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी से आपको समझा देता हूँ। देखो, साइंस पार्ट का मतलब होता है कि अगर हम किसी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करें तो वो साइंस कहलाता है। तो अकाउंटेंसी, जिसका शब्द होता है लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी ये कहता है कि हर चीज की अपनी जगह है। खर्चे कहाँ लिखने हैं, डेबिट में लिखने हैं कि क्रेडिट में लिखने हैं, इनकम कहाँ लिखनी है, एसेट्स को कहाँ लिखा जाता है, लाइबिलिटीज को कहाँ लिखा जाता है, तो उसकी एक प्रॉपर सिस्टम है जहाँ उसको हम लेते हैं। तो जब भी किसी नॉलेज के बारे में प्रॉपर सिस्टम होता है, सभी एक जैसा फॉलो करते हैं, तो वो उसका साइंस पार्ट होता है। तो अकाउंटिंग में प्योर साइंस है। अब आप इसको इतने से ही समझ सकते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर जो बना है, वो टैली सॉफ्टवेयर किसी भी चीज का सॉफ्टवेयर तब बन पाता है जब उसकी सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक हो। तो अकाउंटिंग में सिस्टम पार्ट जो होता है, नॉलेज पार्ट जो होता है, रूल पार्ट जो होता है, वो होता है साइंस। तो अकाउंटिंग में बहुत सारे रूल्स है, उनको फॉलो करना पड़ता है, ये आपका उसका साइंस पार्ट हुआ। अब आर्ट पार्ट क्या है? आर्ट यानी कला। निश्चित रूप से खाना बनाना एक साइंस है ना, उसमें हर चीज का एक होता है, लेकिन उसकी हर व्यक्ति जब बनाता है तो कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, है ना, उससे उसकी आर्ट पार्ट समझ में आती है। तो उसी तरह से अकाउंट के सिस्टम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको लिखना भी एक आर्ट है। अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, सबको लिखना है, सबको पता है ऐसा ऐसा करना है, पर उसको बेहतर तरीके से लिख पाना ताकि जो उनसे जानने वाले लोग हैं, जिनको उसकी आवश्यकता है, उन तक सारी सूचनाएं पहुंचा पाना, ये एक आर्ट ही होती है। इसलिए अकाउंट में अकाउंट आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि दोनों का मिक्स है, दोनों अलग अलग नहीं है। केवल सिद्धांत पता है, लेकिन ये नहीं हम ध्यान रखते कि क्या चीज़ हमारे मैनेजर्स को चाहिए अकाउंट से, तो ये आर्ट पार्ट वहाँ ख़त्म हो जाता है। और हम अगर सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक नहीं लिखते हैं तो भी वो बात खत्म हो जाती है। तो आर्ट एंड साइंस दोनों ही हैं अकाउंटेंसी। सेकंड पार्ट हम आज देखते हैं इसमें, वो है लेखांकन में केवल वित्तीय व्यवहारों को ही लिखा जाता है। इस पे हम बात कर चुके हैं कि फाइनेंशियल पार्ट जो होता है केवल हम अकाउंटेंसी में उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो एक फैक्ट्री में हड़ताल हुई, स्ट्राइक हो गई, मशीन खराब हो गई, ये सारी बातें फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको हम नहीं लिखते। हाँ, ये बात लिख सकते हैं कि हड़ताल हुई तो उससे हमारा लॉस कितना हुआ, उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। दो कर्मचारी आपस में झगड़ लेते हैं, ये अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। हम बहुत सारी बातें जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, उनको हम अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, बहुत इंजीनियर था, मान लो उसका कुछ दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सारी बातें उसमें नहीं आती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो नहीं आते हैं, स्ट्राइक मैंने बताया नहीं आता है। तो हम लिख क्या रहे हैं अकाउंट में? हम केवल क्या लिख रहे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखते हैं। और वो भी जो मनी में हम मनी के रूप में, इन द वैल्यू मॉनेटरी बेसिस पर जिसको हम लिख सकते हैं, केवल उन्हीं को लिखा जाता है। थर्ड देखते हैं, अभिलेखन केवल मौद्रिक आधार पर होता है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ये भी बात हमने अभी करी कि जो कुछ भी हम अकाउंट्स में लिखते हैं वो मनी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे परचेज किया 50,000 रुपए का, सेल किया 60,000 रुपए का, बेड डेट्स हो गया 5,000 रुपए का, लैंड खरीदा 10 लाख रुपए का। तो ये सारी चीजें जब हम बोलते हैं तो उसका हम क्या करते हैं? इन टर्म ऑफ मनी बोलते हैं। तो मनी टर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो ही अकाउंट में लिखी जाती है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट है क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग, वर्गीकरण। जब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, यानी जर्नल बुक होती है, उसमें जब हम लिख लेते हैं तो हमें क्या करना होता है? लेजर बनानी होती है। लेजर क्या करता है? जर्नल की जितनी भी अलग अलग तरह की चीजें थी उनको अलग अलग अकाउंट में लिखता है। इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, बांटना।
कैश के सारे ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, परचेज के सारे ट्रांजैक्शन परचेज में, सेल्स के सारे सेल्स में, परचेज रिटर्न के सारे परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न के सारे सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो अलग अलग जगह में उसको लिख देना क्लासिफिकेशन कहलाता है, क्लासिफाइंग कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और जितने भी अकाउंट्स है वो सारे इसमें आते हैं, तो हमने एक्सेट्रा लिख दिया है। आगे देखें, समरी, सारांश। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है कि हमें सारांश लेखन करना होता है। क्लासिफिकेशन भी कर दिया, अकाउंट्स बना लिए, लेकिन अब क्या? अब आप देखो, इतने सारे अकाउंट बिजनेस में होते हैं, इतनी सारी बुक्स होती हैं, कोई भी व्यक्ति उसको देख के कैसे समझ पाएगा? सारी बुक्स लेके बैठेगा तो देखेगा, अरे ये तो बहुत भारी काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उसकी समरी तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं समराइजेशन, सारांश लेखन। सारांश लेखन में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। जितनी भी लेजर्स थी उसकी जो बैलेंसेस हैं वो लिए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ये एक पर्टिकुलर बच्चों और टॉपिक हैं जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे, पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये शब्द एक बार दिमाग में आप जरूर रखिए। ट्रायल बैलेंस क्या होता है उस पर हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, व्यापार खाता जिसको हम बोलते हैं बिजनेस का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी करते हैं, हमारी एसेट्स क्या है, हमारी लाइबिलिटीज दायित्व क्या है, उनको भी हम जानते हैं। तो ये समराइजेशन कहलाता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये समराइजेशन या समरी जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें हम समरी लिखते हैं। उसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। जब हम अकाउंट बना चुके होते हैं, रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके होते हैं, उसके बाद में हम समराइजेशन कर चुके होते हैं, यहाँ तक का पार्ट तो हमें लिखने का था। अब जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है तो उससे निष्कर्ष भी तो निकालें, कुछ अच्छे कुछ बुरे निष्कर्ष तो आएंगे। हम जब कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है कि जो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उनको हमने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके अब हम कंक्लूजन पे आए हैं। वो कंक्लूजन ही यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष लेखन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स है। बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये दिशा निर्देश देता है बिजनेसमैन को कि वो आगे के लिए क्या पॉलिसीज सेट करे। और लास्ट इसमें आपके आता है सूचनाओं का संचार, कम्युनिकेट करना उपयोगकर्ताओं को, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। आपके अकाउंट सिर्फ आपके नहीं होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। किसके होते हैं? हमारे अकाउंट सिर्फ हमारे नहीं है। बिजनेसमैन के अकेले के कैसे हो सकते हैं? बिजनेसमैन का है, उसके एम्प्लॉइज से रिलेट करता है, गवर्नमेंट ध्यान रखती है, उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, टैक्स देना है भाई उसको, है ना। जिन्होंने उसे पैसा दिया, लोन दिया है, वो भी तो बिजनेस के बारे में जानकारी रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स। बैंक जो आपको लोन देती है, जिसे आप लोन से बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज। ये हमारा आज एक आगे का और टॉपिक है आज का ही, जिसमें हम उसको और स्टडी करेंगे कि डिफरेंट पार्टीज और यूजर्स कौन से होते हैं। लेकिन हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे लास्ट आपका आया कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो अकाउंटिंग की सूचनाओं के उपयोग करता है उस तक वो सूचनाएं पहुंचा दी जानी चाहिए, ये इसका मेन पार्ट होता है। तो ये आपका जो पार्ट था कैरेक्टरिस्टिक्स वो यहाँ समाप्त होता है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग। अब हम ये टॉपिक देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लेखांकन के उद्देश्य क्या है? ऑफिस से जानकारी देना कि बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम इसको देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हमने सीखा टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक व्यवहारों का व्यवस्थित लेखांकन करना। हमारे बिजनेस में जितने भी पैसे संबंधित लेन देन हैं, फाइनेंशियल नेचर के जितने भी आदान प्रदान हैं, इवेंट्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखना, लिख के रखना, है ना। कीप इन राइटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो लिख कर रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। लिखो, पहले लिख पछे दे, भूल पड़े कागज से ले। पहले लिखो फिर उसके बाद में पैसे दो, ये बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। इसलिए वो कहता है रिकॉर्ड को सबसे पहले किया।
उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड नंबर, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव है लाभ या हानि ज्ञात करना। बिना लाभ और हानि के आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यानी आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था नीड ऑफ अकाउंट, उसमें ही हमने पढ़ा था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज तभी होगा जब हम कुछ लिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति लिखेगा ही नहीं तो उसे पता ही नहीं चलेगा उसने कितना कमाया और कितना गवाया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड, लाभ हानि के सही कारणों का पता करना, टू नो द रियल रीजंस लीडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, केवल प्रॉफिट एंड लॉस जानना नहीं, प्रॉफिट हुआ तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, लॉस हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या थे। इसको जानना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम फ्यूचर में अगर अच्छी बातें थी तो उनको और बढ़ाया जा सके, और यदि बुरी बातें थी, घाटा हुआ, नुकसान हुआ, तो उन बुरी बातों को अपने जो डिसीजंस हैं, प्लानिंग है, उनमें हटाया जा सके। तो सेकंड पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना तो वन पॉइंट हुआ, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, इसकी जानकारी करना भी इसमें आता है। फोर्थ पॉइंट आप देखें, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता करना, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। यदि आप लोग कोई भी प्रश्न पूछते हैं भैया फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है उसकी बैलेंस शीट, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी जितनी एसेट्स है उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है। कैपिटल का मतलब जो पैसा उसने खुद ने लगाया है ना, वो कैपिटल। लाइबिलिटीज, उस पर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है दूसरे लोगों को पे करने की, वो लाइबिलिटीज है। और एसेट्स, उसके पास कितनी एसेट्स है, ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है। तो एक व्यवसाय के बारे में उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो डिटेल है वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है। तो एक फाइनेंशियल पोजीशन को बताने वाला टूल कौन है, अकाउंटिंग है। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ पॉइंट, साल दर साल व्यवसाय की प्रगति की जानकारी, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसकी जानकारी भी हम किससे कर पाते हैं, अकाउंट से कर पाते हैं। तो अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में ये भी पार्ट आता है कि हमें हर साल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, गलतियों एवं धोखेबाजी से बचना और रोकना, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर हम लिखे नहीं है ना तो हमारे साथ फ्रॉड होने की संभावनाएं हैं। दुकानों में, व्यवसाय में हम कई बार देते, अरे मैंने तो पैसे दे दिए थे, है ना, अरे मैंने तो इतने दिए थे, मेरा तो इतना हिसाब है। ये जितने भी प्रश्न हैं उनके सही सीधे जवाब हैं। अगर लिखा होगा डेट टू डेट सारे ट्रांजैक्शन को तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो धोखेबाजी से बचाता है। एरर लिखोगे तो पता चलेगा अरे यार ये गड़बड़ हुई, नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। मान लो कैश बुक में हमारे पास गले में जो रुपए हैं, जो गला मतलब आप समझते हैं कि जिसमें हम पैसे रखते हैं, है ना, तो लॉकर में जिसमें हमारे पास पैसे थे उसका गणित निकालने की कोशिश करते हैं, लिखा हुआ नहीं है, हमारे हिसाब से ज़्यादा होने चाहिए थे उसमें कम निकलते हैं, या हमारे हिसाब से कम होने थे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या। तो जितनी भी एरर्स होती हैं वो भी लिखने से ही पता चलेंगी। तो दो बातों को वो प्रिवेंट करता है, एक अकाउंट में जो एरर है उसको रोकता है, और फ्रॉड, अगर लिखेंगे नहीं तो फ्रॉड को भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेवन पॉइंट है सूचनाओं को विभिन्न पक्षकारों तक पहुंचाना। ये बात हम पहले कर चुके हैं, कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, कम्युनिकेट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, जिसको हम कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। तो ये आपके थे ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। लेखांकन के कार्य अब हम देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या क्या काम में आती है, क्या क्या काम इसके होते हैं, फंक्शंस क्या है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आप देखें, इसमें हमने लिखा है नंबर 1, पूर्ण एवं व्यवस्थित अभिलेखन, यानी मेंटेनिंग कंप्लीट यानी पूर्ण एंड सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित रिकॉर्ड्स, यानी
आप लोगों को अकाउंटिंग का पहला फंक्शन ध्यान में रखना है कि इसमें हम कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, और केवल कंप्लीट नहीं है, सिस्टमैटिक भी है। यानी सिस्टमैटिक का मतलब होता है जो अकाउंटेंसी के रूल्स हैं, डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, अकाउंट्स कैसे बनता है, लेजर कैसे बनती है, जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, एसेट्स को किस तरफ लिखा जाता है, लायबिलिटीज को किस तरफ लिखा जाता है, उन बातों को ध्यान में रखना। वो तो हुआ व्यवस्थित लिखना। और कंप्लीट का मतलब हर बात को लिखा जाता है, जो भी फाइनेंशियल नेचर का पार्ट है उसको लिखना ही होता है। अकाउंट में कहा जाता है कि एक एक रुपए का भी हिसाब बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक रुपए छोटी संख्या नहीं है, छोटी अमाउंट नहीं है, एक रुपए बहुत बड़ा है अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डिफरेंस आता है तो क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना या बड़ी चीज रही है, वरना ये डिफरेंस नहीं आता। तो इसी चीज को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि हमें कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को देता है कौन, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का पहला पार्ट हो गया, अकाउंट के थ्रू यानी अकाउंटिंग को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड रख सकते हैं और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकते हैं। नंबर 2, सेकंड, विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय सूचनाओं को पहुंचाना, communicating the financial results to the various parties। जो भी हमारे अकाउंट में दिलचस्पी रखते हैं, जिनके लिए हमारे अकाउंट महत्वपूर्ण है, उन तक हमारे सारी सूचनाएं पहुंचाना। ये बात हम यूजर्स और पार्टीज में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अभी हम और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितने भी लोगों को हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, उन तक सारी सूचनाओं को पहुंचाना, ये कौन करता है, अकाउंटिंग। लिखने की स्टाइल, अकाउंट को मेंटेन करने का तरीका, यही तो पहुंचाता है इंफॉर्मेशन। नंबर 3, तीसरा पॉइंट आपका इसमें हम देखेंगे, व्यवसाय की संपत्तियों को सुरक्षित रखना। व्यवसाय की संपत्तियों को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, आप लोग बहुत सारी एसेट्स खरीद के लाते हो। मैं इसको एक एग्जांपल से आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे घर के मामले में आप देखें, क्योंकि आप अभी अकाउंट सीख रहे हो तो बिजनेस तो सेकंड बात आती है। हम अपने घर से इस चीज को समझे, हम बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं। कभी कोई पड़ोसी आया, किसी ने कुछ मांगा, हमने दे दिया, बहुत सारी चीजें, होता है ऐसा। अगर हम उसके बारे में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं यार ये तो खो गया, पता नहीं कौन ले गया, पता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही बिजनेस में भी हो सकता है यदि हम अकाउंटिंग नहीं रखें। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है, उनका हर छोटी छोटी चीज का लेखा रखना, किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट में कोई चीज गई है, कब गई है, कितने बजे गई है, कौन लेके गया था, कितनी थी, कब आएगी, आई कि नहीं आई, ये सारी एसेट्स की डिटेलिंग रखना, वो प्रोटेक्ट करती है उसके लॉस्ट होने से, सुरक्षित रखती है जितनी भी एसेट्स है उसको। नंबर 4, प्रबंधकों को सहायता करना, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजर्स। तो बिजनेस में जो मैनेजर हैं उनको सहायता कैसे मिलती है? आप कोई भी डिसीजन ले, बिना बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति को जाने कोई डिसीजन कर सकता है। मैं कहूं कोई नहीं, आप तो ऐसा करो कि 50 करोड़ रुपए का ये परचेज कर लो। मैं मैनेजर हूं, नया नया गया, बिना अकाउंट देके अगर मैं बात करूंगा 50 करोड़ में ये खरीद लो, तो 2-4 जो इधर उधर बैठे होंगे वो मुझे क्या कहने वाले हैं, कहेंगे सर क्या आपने देखा ही नहीं है अकाउंट्स, हमारी पोटेंशियल ही नहीं है 50 करोड़ की, हमारी टोटल बैलेंस शीट 20 करोड़ की है। अब इसका मतलब मैनेजर को कुछ भी नहीं पता चलेगा अगर वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की स्टडी नहीं करता है, वो अकाउंट्स की डिटेल को नहीं जानेगा तो वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता है। तो जितने भी डिसीजन लेने हैं मैनेजर्स को, वो मैनेजमेंट जो भी निर्णय लेगा वो सारे के सारे उसमें सहायता कौन करता है? अकाउंट उनको सारी डिटेल देता है, उसकी बैकग्राउंड देता है, उसकी कैपेसिटी देता है, उसकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या कमजोर है, कितना फाइनेंशियल नीड्स है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके बेस पर डिसीजन लेता है। तो ये प्रोवाइड क्या करता है? असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, प्रबंध को सलाह देता है, सहायता देता है। 5th पॉइंट, संरक्षण या अभिभावकता, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप। अकाउंट एक संरक्षक के रूप में काम करता है। जो कुछ भी आपने लिख दिया ना, तो वो एक संरक्षण है। अब आप इसको संरक्षण के रूप में ट्रस्टीशिप में कैसे देखते हैं?
हमारे घर में हम देखते हैं कि अभिभावक कौन होता है जो सब बातों को ध्यान रखता है। अगर वो ट्रस्टीशिप का मतलब यही है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस होता है, चारों तरफ सारी चीजें होती हैं, तो उसको संरक्षित रखता है हर बात की, हर चीज के मामले में, हर पैसे के मामले में, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में वो लिख के रखता है। आप लोग जानते हैं बिजनेस के जो की पर्सन होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, वो है या नहीं है, अकाउंट सब कुछ बताता है। आज से 10 साल पहले की कोई घटना है और उसकी अकाउंटिंग डिटेल हमारे पास है, तो उसके बेस पे हमें पता चल जाएगा कि उस समय हमारे जो पहले मैनेजर थे उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए थे, क्या स्थितियां थी, अच्छे थे तो क्यों अच्छे थे, बुरे थे तो क्यों। तो ये रिकॉर्ड जब तक नहीं होंगे, अकाउंटिंग उसकी प्रॉपर नहीं होगी, तो ट्रस्टीशिप कैसे होएगा। तो ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है कि एक जो बिजनेस होता है, अकाउंट उसका ट्रस्टी के रूप में काम करता है, एक संरक्षक के रूप में काम करता है। जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो वो आगे बिजनेस के अकाउंट्स ही बताते हैं कि वो क्या था, कैसा है, कैसा होगा, सारी बातों की डिटेल देता है। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, कानूनी जरूरतों का अनुपालन, कंप्लायंसेस ऑफ द लीगल नीड्स। ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अकाउंट का मेंटेन अच्छे तरीके से रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें लिखते हैं, तो वो हमारे लीगल जितने भी पार्ट हैं उनको पूरा करता है। हमें कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे देने हैं, ये कौन बताएगा, अकाउंट बताएगा। मान लो आज की डेट में कोई देनदार कहता है कि मैं तो आपको 50,000 रुपए ही दूंगा क्योंकि मैं इतने ही रुपए मेरे बनते हैं, लेकिन आपका अकाउंट ही उस बात को लीगली प्रोटेक्ट करता है, नहीं सर 50,000 नहीं है, 1,00,000 रुपए आपको देने हैं और आप ये कम बता रहे हैं। तो वो कहेगा प्रूफ क्या है, तो वो प्रूफ जो है लीगल नीड्स के पार्ट में वो बता देता है। तो लीगल पार्ट ऐसे भी हुआ, और लीगल ऐसे भी हो गया जैसे मान लो टैक्स पे करना है या कोई पेमेंट करना है या कोई लीगल लाइबिलिटीज जितनी भी हैं, वो सारी की सारी लीगल कंप्लायंसेस जिसको हम बोलते हैं, कानूनी जरूरतों की अनुपालना में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना अकाउंट के कोई साक्ष्य ही नहीं है, एविडेंस बोलते हैं, अकाउंट इज योर एविडेंस। तो लीगल नीड्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंड 7th पॉइंट, उत्तरदायित्वों को निर्धारित करना, फिक्सिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वो हर छोटे छोटे हिस्से को बताता है कि बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस किस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बता देता है। सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट जो फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, उन सबको अपने अपने काम बांट देता है। भाई तुम्हें ये पार्ट करना है, तुम्हें ये पार्ट करना है, और खाली बांटता नहीं है, उसके पिछले रिकॉर्ड्स भी बताता है और फ्यूचर एस्पेक्ट भी बताता है। तो दोनों ही फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में वो ये काम करता है कि हर एक को बताता है कि आपको क्या करना है। तो ये यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे देखते हैं। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6, लेखांकन के प्रकार या शाखाएं, टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। शाखाएं क्या है, अकाउंट को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उसके बारे में। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, आप ध्यान से समझें। जब कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 3 चीजें बना के प्रिपेयर करता है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट होते हैं। जर्नल्स बनाता है, लेजर्स बनाता है, ये सब क्या है, पैसे से संबंधित जितनी भी आना जाना, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंडिचर, इनकम, है ना, ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट होती है। पैसे के बारे में डिटेलिंग रखना, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे पहला पार्ट होता है। मैंने कहा ये तो हर बिजनेसमैन को रखना जरूरी ही होता है। सेकंड जो ब्रांच है इसकी वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये भी एक पूरी बुक होती है, एक पूरा बड़ा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में हम ये कहें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, लागत लेखांकन। ये जनरली इस कॉस्टिंग मेथड को वो लोग फॉलो करते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। तो जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनको क्या करते हैं कि जो वस्तु बनाई उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसके में जो जो छोटी छोटी खर्च हम करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, उन सब की कैलकुलेशन लिखी जाती है, अकाउंट तैयार किए जाते हैं, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। तो ये भी उसी का पार्ट है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ, कॉस्ट कैलकुलेट करना प्रोडक्ट की। थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको डिसीजंस लेने होते हैं, तो जितने भी निर्णय उनको लेने हैं उन निर्णयों को प्रभावित करने के लिए जो बातें होती हैं, या जैसे एक मैनेजर है, उसने कहा कि सर मेरे को ऐसा है कि अभी हम सेल्स पे बात करना चाह रहे हैं, तो सेल्स मैनेजर्स की मीटिंग हो गई, तो सेल्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लिख देना और इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके प्रबंधक के सामने रखना, मैनेजर्स के सामने रखना। इस तरह के जो अकाउंट जो मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो सारी डिटेलिंग रखना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये अलग अलग है, नहीं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइनेंस का मैटर सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट कहलाता है, कॉस्ट का सारा कॉस्टिंग पार्ट कहलाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे बना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे ही तो बनता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए होंगे, नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैसे संबंधी डिटेल रख रहा है इसलिए जरूरी है। अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग को भी बेस रखना पड़ेगा। अगर आपका प्रबंध मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, तो इन दोनों की सूचनाओं में से जो मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो अलग करके उनको दे देना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या करते हैं, उनको रेशियोज देते हैं, परसेंटेज देते हैं। लास्ट ईयर सेल्स वाज 80% हायर देन द प्रीवियस ईयर। तो ये इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, या पिछले साल से इस साल हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, या पिछले साल से इस साल हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, इस तरह की जो डिटेल जब हम निकाल के देते हैं, परसेंटेज निकाल के देते हैं, रेशियोज निकाल के देते हैं, ये जो कंक्लूड करके हम देते हैं वो मैनेजर के काम आता है, क्योंकि मैनेजर्स उस पर बात करते हैं, उनको अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो ये तीनों कोरिलेट भी करते हैं, ये अलग अलग नहीं है, तीनों ही महत्वपूर्ण है। फिर आता है टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं तो उनको टैक्स पे करना होता है। तो टैक्स पे करने के लिए टैक्स की बेस पे या टैक्स की लॉ के अनुसार अपनी इनकम को रिप्रेजेंट करना टैक्स अकाउंटिंग कहलाता है। क्योंकि देखो, एक अकाउंट होता है, अब कई बार लोग कहते हैं कि सर टैक्स अकाउंट अलग होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, तो उसका आंसर है हाँ। लेकिन है क्या, अंतर क्या होता है? जो प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो टैक्स अकाउंटिंग कहलाता है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ अंतर तो है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं, जैसे डेप्रिसिएशन आया या किसी मशीन की लाइफ है, हमें लगता है कि वो 15 साल तक मशीन चलेगी, तो हम उसके जो लागत है उसको 15 सालों में डिवाइड कर देते हैं, 15 ईयर्स में डिवाइड करते हैं, और हम कहते हैं कि इसका डेप्रिसिएशन जो है वो 15 ईयर्स के लिए हम अकाउंट्स में लिखते हैं। जबकि वही प्लांट या मशीन जो है, जब हम टैक्स अकाउंटिंग की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि नहीं, 15% 15% एवरी ईयर, 15% ऑन WDV एवरी ईयर लेना है ना। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे जो अंतर आया ना, ये ही दो अलग अलग अकाउंट की शाखाएं खोल देते हैं। हम जब फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो हम अपनी समझ के हिसाब से बिजनेस का रियल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने की बात करते हैं, हमारे अनुसार जो हमें लगता है। जबकि टैक्स अकाउंटिंग, चूंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड तरीका होता है, पूरे भारत में जितने भी व्यवसायी हैं उनको एक ही नियम के अनुसार करना होता है। अगर उनको प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उनके लिए तो ये है कि 15% लगाना है। तो ये यहाँ पे जाके जो डिफरेंस होता है, इसलिए वो कहते हैं कि टैक्स अकाउंटिंग भी एक पार्ट है। तो टैक्स अकाउंटिंग टैक्स के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंट्स को मेंटेन अलग से करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बनेगा ही, टैक्स अकाउंटिंग उसका एक पार्ट और होगा। तो ये अलग इसको हमने ब्रांच कर दिया। और लास्ट और फिफ्थ हो गया आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। ये एक अभी प्रचलन में है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा जो अकाउंट है उसमें हमें सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उनको निर्वाह करना है, उनके लिए भी अकाउंटिंग रखनी है। जैसे अब देखो, हम ये बात इसको ऐसे समझे कि हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट आता है तो उसके बारे में भी वो लिखे। तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं जिसका हम बिजनेस का, हम सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है उसकी स्टडी करें, उसको भी लिखें, वो हेल्थी है या नहीं है। तो उन सब बातों के लिए जो अकाउंटिंग होती है वो आपके सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है।
तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 पार्ट हमारे सामने हुए। मैं एक बार आपके सामने वापस रख देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, और उसके बाद में आपके आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हो गई अकाउंटिंग की। आगे देखते हैं, यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे अब देखते हैं 7th पॉइंट। ये है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या इसे हम कह सकते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमने ये बात पहले भी टॉपिक जब हमने पढ़े तो की थी। तो अब हम इसका ऑथेंटिक और सारे पॉइंट्स एक साथ लेते हुए देखते हैं कि हमारे अकाउंट्स में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं, हमें अपनी अकाउंट की सूचनाओं को कितने लोगों तक पहुंचाना होता है, कौन कौन उसे देखने के लिए रहते हैं, या उपयोगकर्ता जिसको हम बोलते हैं, कौन कौन उसे उपयोग करते हैं। तो इसमें हम आप देखेंगे यूजर्स, अकाउंटिंग को यूज करने वाले लोग कहलाते हैं यूजर्स। तो वो कौन है? तो उसमें इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, यानी आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन से होते हैं? अकाउंट को उपयोग करने वाले ऐसे कौन से लोग हैं जो इंटरनल यूजर्स हैं। तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स में मैं कई बार इसको याद रखने के लिए ऐसा करता हूँ कि कौन है, हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो जो हमारी बिजनेस की इंटरनल मैटर्स, जिसका हम अपने लोगों के बीच में डिस्कशन कर सकते हैं, वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। यानी हमारे मन की बात जित तक पहुंच सकती है, हम अपनी बात कह सकें, वो इंटरनल यूजर, या जिनको हम बताएं तो उनसे कुछ सॉल्यूशन मिल सके, वो इंटरनल यूजर्स हैं। जैसे ऑनर, मालिक जो है उसको तो पता ही है। मालिक एक और बहुत सारे भी हो सकते हैं, इसलिए वो इंटरनल यूजर हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। मैनेजमेंट, हमारा जो प्रबंध है, उनसे हम अपने विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी सूचनाएं बता सकते हैं, सब कुछ उनसे डिस्कस करते हैं। तो ये भी इंटरनल यूजर्स हैं। एम्प्लॉय से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है, तो ये भी इंटरनल यूजर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि इंटरनल यूजर्स में हमने बहुत छोटी सी बात कही कि वो व्यक्ति जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जिन हमारे निर्णयों का जिन पे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारे बिजनेस की हर छोटी मोटी बात को जानते हैं, वो हमारे इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। तो वो आपके ये 3 पॉइंट हुए, और उसके बाद में लिखा एक्सेट्रा। तो ऐसा कोई भी जिसमें ये फीचर पाया जाता है वो इंटरनल यूजर हो गया। दूसरा, इनके अलावा जो इंटरनल यूजर नहीं है, बाकी सारे हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे नंबर 1, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो हमारे अकाउंट्स देखना चाहेगा कि हमारा बिजनेस कैसा है। तो इसलिए हमने इसलिए बोल दिया पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सेकंड, क्रेडिटर, लेनदार, जो हमें पैसे मांगते हैं, वो तो हमारे अकाउंट की जानकारी रखेंगे, भाई ये पार्टी रहेगी, डूबेगी, पैसा कमाएगी, नहीं कमाएगी, तो क्रेडिटर भी ध्यान रखते हैं। डेटर्स, देनदार, जिनसे हम पैसा मांगते हैं, वो भी आपके पार्टीज होती हैं, वो भी देखती हैं कि वो लोग जो हमें उधार दे रहे हैं वो लगातार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उनका बिजनेस सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि देखो, आपका जो माल सप्लाई करता है वो सही, जिसको हम सप्लाई करते हैं और जो हमें सप्लाई करता है, दोनों तरफ ही देखना होता है। तो क्रेडिटर और डेटर्स यही है, जिनको हम सप्लाई करते हैं, खुद सप्लाई करते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गए? डेटर्स, क्योंकि हमने उनको बेचा है। और जो हमें सप्लाई करते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर। दोनों का ही बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, उनकी जानकारी हमें होनी जरूरी है, क्योंकि दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। उसके बाद में आते हैं उधार देने वाले, है ना, जो हमें मनी लैंड करते हैं, लैंडर्स। तो उधार देने वाले लोग तो ध्यान रखेंगे, भाई बिजनेस जब तक आप प्रॉफिट कमा रहे हो तब तक पैसा मिलेगा। बिजनेस का बेसिक रूल है, पैसा कमा के देते हो तो पैसा ले लो, नहीं कमा सकते हो, लॉस में हो, अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो वो पैसा भी नहीं देंगे। तो लैंडर्स भी आ जाते हैं। गवर्नमेंट तो हमेशा ही रहती है। आपके सभी अच्छे और बुरे दिनों में गवर्नमेंट का सहयोग तो रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, आपके बिजनेस कैसे काम करता है, अलग नहीं है। देखिए, बिजनेस और गवर्नमेंट को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब होता है जनता के हित करने वाले, और जनता का हित बिजनेस के हित में निहित होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस से कितने लोग प्रभावित होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो गवर्नमेंट भी उन पे कंट्रोलिंग रखती है, जानकारी रखती है, टैक्स कलेक्शन के लिए भी ध्यान रखती है। तो वो आपके गवर्नमेंट भी आपके एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं उसमें आएगा।
पब्लिक, ये तो है ही है, जनता आपका ध्यान रखती ही है, क्योंकि जनता बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा भले ध्यान ना रखे अकाउंट के, पर जानकारी रखती है ये कंपनी अच्छी चल रही है, ये बुरी चल रही है, इस तरीके से। और कॉम्पिटिटर्स, ये भी आपके प्रतिस्पर्धी, जिनसे आपका कंपटीशन है, आपके जो साथ में जो बिजनेस चला रहे हैं, जिनको आप कॉम्पीट कर रहे हो, है ना, तो वो लोग भी आपके अकाउंट्स के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये आपके इंटरनल पार्टीज़ और एक्सटर्नल पार्टीज़ जो टॉपिक हमने लिया था वो हो गया। इंटरनल पार्टीज़ में हमने 3 लिए, एक्सटर्नल पार्टीज़ में हमने टोटल करीब हमने कितने ले लिए, 7 पॉइंट्स ले लिए। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं 8th नंबर पॉइंट। ये है लेखांकन के लाभ, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से क्या क्या लाभ होते हैं, उनमें हमने कई सेगमेंट में इसको बांटा है। आप देखें, सबसे पहली हेडिंग हमने लिखी है नंबर 1, व्यवसाय प्रबंधन में सहायता या सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अगर हमें मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो हम अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैनेजर्स को करना होता है वो है प्लानिंग, नियोजन। यदि कोई भी चीज़ आपको प्लान करनी है, कुछ भी बिजनेस के बारे में आपको देखना है, तो वो सारी चीज़ें आपको अकाउंट की बिना इंफॉर्मेशन के आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लानिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड है आपका डिसीजन मेकिंग। आप प्लान करते हो, फिर कई बार देखो डिसीजन मेकिंग कहाँ आता है, जब दो निर्णयों के बीच में हमें फाइनल करना है कि अब कौन सा फाइनल करें, तो अकाउंटिंग आपको सपोर्ट करता है। आपकी परिस्थिति, आपकी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल पोजीशन जो है, उससे आपका निर्णय तय होता है कि आपको क्या करना है ना। तो डिसीजन मेकिंग में भी ये आपको सपोर्ट करता है। एंड कंट्रोलिंग में हर चीज़ का कंट्रोल है, मैनेजमेंट का, जैसे खर्चों पे कंट्रोल करना है, मैनेजर्स पे कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल करना है ना, सेल्स पे कंट्रोल करना है, परचेज पे कंट्रोल करना है। जो भी कंट्रोलिंग का मतलब बहुत पॉजिटिव सेंस में आप इसको समझें, बेहतर के लिए, बिजनेस में लाभ कमाना हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी बेहतर के लिए जो जो नियंत्रण करने हैं वो सारी चीज़ें प्रबंध को, सारी सूचनाएं कौन देता है, अकाउंटिंग देता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग अवेलेबल करवाता है मैनेजमेंट को, उसी से ये सारे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग संभव होता है। तो सबसे पहला जो आपके एडवांटेज या लाभ है वो है ये प्रबंध को सहायता करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। नंबर 2 है पूर्ण व व्यवस्थित अभिलेखन उपलब्ध कराना, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये तो अकाउंटिंग के बारे में अब तक हम बार बार समझ चुके हैं कि कंप्लीट रिकॉर्ड देता है। अकाउंटिंग की जो सिस्टम है, जो आर्ट और साइंस है, वो ये कहता है कि कंप्लीट रिकॉर्ड यदि आपको चाहिए तो आपको अकाउंटिंग की सारी बातों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, छोटे बिजनेसमैन है ना, वो आए वैसे सूचनाओं को लिख लेते हैं, लेकिन वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग, परफेक्ट अकाउंटिंग यदि आप रखते हो, सिस्टमेटिक रखते हो, तो ये अकाउंटिंग का एक बेस पार्ट है, एडवांटेज है, उससे बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। नंबर 3, लाभ हानि की सही सूचना उपलब्ध कराना, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। अगर आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर है, आप सारी चीज़ें लिखते हैं, तभी तो आप सही प्रॉफिट और लॉस की गणना कर सकते हैं। तो ये भी एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग हो गया। 4th पॉइंट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। मैं बार बार ये बात, अब तक तो जो आप लगातार ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिना अकाउंटिंग के संभव ही नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एक बिजनेस की एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी इंफॉर्मेशन हमें बिना अकाउंटिंग के नहीं हो सकती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एडवांटेज है जो हमें अकाउंटिंग से मिलता है। उसके बाद में 5th पॉइंट आप देखें, तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाना, अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। देखो कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन जब भी हमें करना हो तो अकाउंट क्या करता है, हमें हर साल हम अकाउंट बनाते हैं, तो पिछले 5 सालों का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखकर, अकाउंटिंग डिटेल्स देखकर, अकाउंटिंग डिसीजंस देखकर हम
ये जो लिखा है उसी के आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल क्या था, इस साल क्या है ना। और इनके बेस पर हम फ्यूचर को भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता है 10% प्लस हो, 10% माइनस हो, लेकिन कंपेरेटिव स्टडी वो अवेलेबल कराता है, तुलनात्मक अध्ययन भी इससे संभव हो पाता है। तो अकाउंटिंग का ये एडवांटेज है कि हम सब कुछ लिखते हैं तो हमारे पास तुलनात्मक अध्ययन है। हम जानना चाहते हैं पिछले साल अप्रैल के महीने में हमारा कितना सेल हुआ था, हमारा क्या टोटल सेल्स था, कितना हमने टोटल परचेज किया था, वो सारी डिटेल आप पिछले 10-10 सालों की डिटेल निकाल सकते हो। हमारी ग्रोथ भी पता चल जाएगी उससे कि देखो हम कैसे ग्रोथ करते हुए आ रहे हैं। तो एक डिटेल एंड वो कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी भी अकाउंट से संभव होती है, ये भी इसका एडवांटेज है। हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कर दायित्व के निर्धारण में सहायता। टैक्स लायबिलिटी जो हमारे पे है, हमारे पे कितना टैक्स लग रहा है, हमें कितना टैक्स पे करना है, वो भी अकाउंट जो प्रॉपर हम रखेंगे तभी हो पाएगा। अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी जो है वो ऑनलाइन बेस्ड है, हम पे टैक्स कैलकुलेशन होता है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स होता है। तो हमारा कितना टैक्स बन रहा है, कितना नहीं, हमारे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कहीं पे कई बार ऐसा होता है, तो उन सूचनाओं को हम वेरीफाई बिना अकाउंट के नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो असेसमेंट ऑफ टैक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अकाउंटिंग बहुत सपोर्ट करती है, हमें बताती है कि सही है या गलत है जो भी सूचनाएं हैं। उसके बाद में आपके आता है सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट देखते हैं। सेवंथ पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों में गवाह। ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, बिजनेस में पैसे का लेन देन होता है और कई बार ऐसा होता है कि लेना और देने की जो अमाउंट होती हैं, डेट्स होती हैं, मैंने तो पैसे दे दिए थे, आपने लिखे नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लीगल एविडेंस के रूप में भी आपके अकाउंट्स ही रखे जाते हैं। अकाउंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लीगल एविडेंस है ये। और आप इसको ऐसे समझें कि अकाउंटिंग यदि हमारी प्रॉपर है ना, तो हमारे साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं हो सकती है, कोई भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक लीगल एविडेंस है हर चीज़ का, है ना। तो इसलिए ये भी इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट देखें 8th पॉइंट। इसमें है व्यापार या व्यवसाय विक्रय को सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो हम सेल करते हैं, ऑब्वियस है बिना सेल के कुछ नहीं है, सेलिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो सेल्स को हम इससे क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, सुविधाजनक बना सकते हैं। नेक्स्ट है 9th पॉइंट, लोन लेने में सहायता, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अब लोन और अकाउंट का कैसे लिंकअप होता है, आप देखें, आप कहीं पे भी लोन लेने के लिए चले जाएं, वो कहेगा कि आप अपने पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड दो। हमारा बिजनेस पिछले 5 साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि हाँ, हम हर साल 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए ये देखकर बैंक वाला आपको 10 लाख से ऊपर का लोन दे देगा। अगर वो बहुत सिक्योर देखेगा तो भी 7-8 लाख रुपए का लोन इसलिए दे देगा कि हाँ, ये पिछले ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, इनकम टैक्स भरता है, तो वो लोन देते हैं। तो लोन लेने में सहायता कैसे करता है, इस तरीके से। ये एक बहुत सिंपली इमेज क्रिएट होती है। बैंक जो लोन देती है तो ऑब्वियस है वो आपके अकाउंटिंग डिटेल्स मांगेंगे। जिन जिन की अकाउंटिंग डिटेल होती है उनको बहुत इजीली मिल जाता है। उसके अलावा आपकी बुक्स बेस्ड फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं, वो भी अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी ये है कि लोन लेने में सहायता होती है, हाँ होती है। ये भी इसका एक एडवांटेज है। आपके अकाउंट्स यदि प्रॉपर रखे हुए तो आप किसी भी बैंक के सामने अपने अकाउंट्स डिटेल रखें तो वो उस अकाउंट्स की डिटेल देखकर आपको आपके क्या करेगी, लोन दे देते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है साझेदारी लेखों में सहायक, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये तो जब एक से ज़्यादा लोग हमारे साथ बिजनेस में हैं तो अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि उससे विश्वास बना रहता है। तो अकाउंटिंग की विश्वसनीयता, अकाउंटिंग जो है वो विश्वसनीयता बताती है कि साझेदार आपस में अपने विश्वास रखते हुए बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका है गड़बड़ी, चोरी, धोखेबाजी को रोकना, हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंट में सब कुछ लिखा है, सब कुछ अकाउंट में रहता है,
हम छोटी छोटी बातों को, अकाउंट्स की, फाइनेंशियल मैटर्स को लिखते हैं तो हम एरर्स को भी रोकते हैं और फ्रॉड्स को भी रोकते हैं। तो अकाउंटिंग की ये सारी एडवांटेज थी जो हमने पढ़ी, 11 पॉइंट हमने टोटल इसके देखे। ये एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है, बहुत बेसिक पार्ट आपने ये देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको सिर्फ सुनना है, इनको याद रखना है, आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों अब हम देखते हैं 9th पॉइंट। इस पर दिया है लेखांकन की कमियां या सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस का मतलब हुआ कमियां, है ना। देखो हमने अब तक बहुत सारी अच्छाइयाँ पढ़ी, सारी अच्छी बातें इसके बारे में समझी, एडवांटेज अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। ऑब्वियस है, हर जगह पे आपको अच्छाइयों के साथ कमियां मिलती हैं। तो अकाउंटिंग में क्या कमियां हैं ये भी हमें समझना ही चाहिए। तो पहली हम ले रहे हैं नंबर 1, व्यक्तिगत निर्णयन में प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या है? देखिए इसको आप एक शब्द याद रखना, डेप। डेप यानी आपकी जो एसेट्स हम खरीदते हैं उस एसेट्स को हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इन शब्दों पे हम और अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो एक व्यक्ति जब मशीन खरीदता है, मशीन छोड़े, आप मेरी बहुत आसान भाषा में समझे, हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, तो 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल खरीदी, हमें लगता है ये 10 साल चलेगी, लेकिन आप खुद जानते हैं कि मोटरसाइकिल 10 साल चलेगी या 15 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। 10 साल 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल भी कल की तरह नई दिख सकती है, और 15 दिन पुरानी मोटरसाइकिल भी 15 साल जितनी पुरानी दिख सकती है। डिपेंड करता है यूजर्स पे, सही है। तो अकाउंटिंग में ये निर्णय कि किसी भी एसेट्स की लाइफ कितनी होगी, वो कितनी चलेगी, उसके आधार पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो ये जजमेंट कि वो कितना चलेगा वो डिपेंड करता है उसके मालिक पे, वो उसी हिसाब से उसका डेप कैलकुलेट करता है। तो ये जो मैंने कहा था ना, आर्ट, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, जो अच्छे से समझता है वो अच्छे से उसको जज कर पाता है। और देखिए वो, अगर मैं किसी के बारे में ये कहता हूँ कि 10 साल ये मशीन चलेगी, 10 ईयर्स, तो मैं उसकी जो कॉस्ट थी मशीन की उसको 10 में डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति को लगता है नहीं सर, जो कॉस्ट है ना वो, ये मशीन 15 साल चलेगी, तो 15 से डिवाइड करके निकालेगा, तो इससे कॉस्ट कम हो जाती है। हम जितने नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा देते हैं उतनी कॉस्ट कम हो जाती है। और यदि कॉस्ट कम होती है उसकी, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाया जाए या कम दिखाया जाए। तो ये एक कमी है अकाउंटिंग की कि इसके फिक्स रूल नहीं है, ये पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। तो पहली कमी मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। नंबर 2 देखें, ऐसे बहुत सारे निर्णय होते हैं, ऐसा नहीं है। लेखांकन की अवधारणाएं और परंपराओं पर आधारित, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंटिंग की कन्वेंशन है कि हम जो कुछ भी लिखेंगे, जो कुछ भी हमारे पास सूचनाएं होंगी, उसमें हमारे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जब अकाउंट में लिखते हैं तो हम जितनी भी एसेट्स होती है उसकी कॉस्ट लिखते हैं बैलेंस शीट में। याद रहेगी ये बात मैं जो बोल रहा हूँ कि हम जितनी भी एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे मान लो हमने कोई कार खरीदी, तो कार 10 लाख रुपए की हमने खरीदी, और उसको, कार को हमने जब एसेट्स के रूप में दिखाया तो वो 10 लाख रुपए में ही दिखाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो समझ में आता है। लेकिन वहीं एक जमीन खरीदी जो 10 लाख में खरीदी, उसको भी हम 10 लाख रुपए में दिखा देते हैं। दोनों ही एक जैसे चल रहे हैं ना, दोनों ही 10 लाख में हमने परचेज किया, 10 लाख में हम उसको शो कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा है जिसपे डेप्रिसिएशन लग रहा है, वैल्यू कम हो रही है ना, और एक जो लैंड है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जिसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है उसमें तो हम डेप लगा देते हैं, लेकिन जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी जो लैंड है उसकी वैल्यू हर साल बढ़ती जाती है, और 10 साल यदि उसको खरीदे हुए हो गए हैं तो उसकी वैल्यू आज 10 लाख की वैल्यू हो सकता है वो 50 लाख हो गई हो, लेकिन अकाउंट में उसको 10 लाख पे दिखाया जाएगा। तो ये इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको हम रूढ़िवादिता संबंधी कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी बोलते हैं, कि हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे लिखेंगे। तो ये चीज़ें
कहीं ना कहीं अकाउंटिंग को प्रभावित करती हैं, वो बिजनेस की सही स्थिति को नहीं बताती है। तो ये कमियों के अंतर्गत आता है। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो उसमें जो एसेट्स लिखी हुई है वो उसमें वो वैल्यू लिखी हुई है जो जितने उसने उसमें खर्च किए थे, है ना। तो ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो हमें ध्यान देना होता है अकाउंटिंग के मामले में। थर्ड पार्ट है अपूर्ण सूचनाएं। अपूर्ण सूचनाओं का मतलब होता है कि स्टॉक संबंधी सूचनाएं और ये सारी, जैसे मान लो हमने एकदम लास्ट में कोई स्टॉक परचेज किया और वो हमारे पास आता है, वो स्टॉक में लिखा हुआ ही नहीं है, तो इस तरह से कई बार इन अपूर्ण सूचनाएं भी रह जाती हैं अकाउंटिंग में। तो उसके बारे में ये कहता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस भी इसमें रहती है। नेक्स्ट देखें, फोर्थ पॉइंट, गुणात्मक सूचनाओं को नहीं लिखना, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। गुणात्मक सूचनाओं को नहीं लिखना, तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल संख्यात्मक बातें लिखते हैं, जो फाइनेंशियल मैटर हैं उनको लिखते हैं, जो फाइनेंस के पार्ट हैं उनको ही लिखते हैं, अन्य बातों को नहीं लिखते हैं। तो ये भी एक अकाउंटिंग की कमी है। अब हम इसमें आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, वो है ऐतिहासिक लागत पर आधारित, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये बात भी मैंने आपसे कही कि हमने जो चीज, जो एसेट्स खरीदी, उसको जितने में खरीदा उतना ही लिखा जाता है अकाउंट में। 10 लाख में खरीदा था प्लॉट और 10 लाख में 10 साल पहले खरीदा था, तो आज भी वो 10 लाख पे दिखाया जाएगा। उसकी वैल्यू बढ़ा के अब आज मार्केट में उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई होगी, लेकिन उसको अकाउंट में 10 लाख पे ही दिखाया जाता है। इसको ही बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं कि जो उसकी ऐतिहासिक लागत थी उसी को ही लिखते हैं, उसकी वर्तमान लागत को नहीं लिखते हैं। तो ये इसकी कमी पाई जाती है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट देखें, 6th पॉइंट, ऊपरी दिखावे से प्रभावित, अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। अब ये देखिए कंसेप्ट क्या है। बिजनेस में कई बार क्या होता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है विंडो ड्रेसिंग होता है। मतलब कई बार क्या होता है, हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा सकते हैं। पूछा कैसे, कि अगर हम अपने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ओवर वैल्यूड करके दिखा दें कि भाई इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, स्टॉक वैल्यूएशन करना पड़ता है, तो स्टॉक वैल्यूएशन यदि हम ओवर वैल्यूड करके दिखा देते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है। तो इस तरह की ऐसी चीज़ें जो हम ओवर वैल्यूड करके दिखाते हैं या बिलो वैल्यू करके दिखाते हैं, तो उससे हमारे क्या होता है कि बिजनेस सही स्थिति नहीं दिखा पाता है। तो ये भी इसकी एक कमी के अंतर्गत हम ले सकते हैं। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो है 7th पॉइंट, भविष्यवाणी के लिए अनुपयुक्त, अनसुटेबल फॉर द फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बात करना। हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से अब तक हमने बात करी कि हम पास्ट को देख के फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट कर सकते हैं, सही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो, या हम भविष्य के बारे में पास्ट से इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए क्रिटिकली हर चीज़ को देखा जाता है, तो ये भी एक पॉइंट देखा जाता है कि अकाउंट पीछे को तो बता देता है लेकिन फ्यूचर का सही एस्टिमेशन नहीं देता है। और वैसे परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, घटनाएं बदल जाती हैं, सिस्टम बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पास्ट जो है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। यही बात इसके अंतर्गत कमी के रूप में दिखाई गई है। तो ये आपके हुआ भविष्यवाणी के लिए अनुपयुक्त रहती है। तो ये सारी कमियां थी। देखिए इतनी कमियों के बावजूद भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हर चीज़, हर बात के पीछे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। अकाउंटिंग रखना अच्छा ही है, हो सकता है उसमें कमियां होंगी, पर उसकी विशेषताएं इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी कुछ कमियां हैं तो भी स्वीकार किया जा सकता है। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं।